बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको क्लास में विषय चित्रकला में अध्याय 5 पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आपको अध्याय 4 पढ़ाया गया था। उस अध्याय 4 में आपको मौर्योत्तरकालीन स्थापत्य और मूर्ति कला के विषय में आपको जानकारी दी गई थी। स्थापत्य कला के विषय में मैंने आपको बताया था भवन निर्माण की कला को स्थापत्य कला कहते हैं, और मूर्ति कला के विषय में बताया था आपको किसी भी कृत्रिम या प्राकृतिक उपादानों को लेकर, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, लाख, मोम, हाथीदांत, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, इनको इनके स्वभाव के अनुसार सांचे में ढालकर, गढ़कर, पीटकर, ठोककर जिन आकारों का निर्माण किया जाता है उन्हें मूर्ति अथवा मूर्ति कला के नाम से जाना जाता है। तो उसमें अपने अध्याय 4 में आपको पढ़ाया था मौर्योत्तर यानी मौर्य काल के बाद आने वाली जो कला है उस कला के बारे में, जैसे शुंगकालीन कला। शुंगकालीन कला के 2 केंद्रों के बारे में आपको बताया, सांची और भरौन। कुषाणकालीन कला के केंद्रों के बारे में बताया आपको, कौन सा, मथुरा और गंधार। उसके बाद सातवाहन काल के बारे में बताया था आपको, अमरावती स्तूप। और अमरावती के बाद पश्चिम और दक्षिण में जो स्थापत्य कला हैं उन एग्जाम्पलों के बारे में आपको बताया। उनमें आपको अजंता, एलोरा, बाघ और क्या नाम से एलिफेंटा गुफा मंदिरों के विषय में बताया था कि वो किस तरह से काट कर बनाई गई हैं, गुफाओं को किस रूप में बनाई गई हैं, चैत्य किसे कहा जाता, विहार किसे कहा गया था। ये सारी चीज़ें आपको अध्याय 4 में पढ़ाई गई। और अध्याय 4 के बाद जो अपन अध्ययन करेंगे आज वो अध्याय 5 है। और अध्याय 5 का जो शीर्षक है वो परिवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं हैं। परिवर्ती का मतलब बदलती हुई, आगे आने वाली भित्ति चित्रण परंपराएं हैं। परिवर्तित भित्ति चित्रण परंपराएं अर्थात परिवर्तित होती हुई भित्ति चित्रण परंपरा कि पहले भित्ति चित्रों को कैसे बनाया जाता था, बाद में किस तरह बनाया गया, बाद में किस तरह बनाया गया। तो पहले तो मैं आपको बता दूं भित्ति चित्र कहते किसे हैं। भित्ति चित्र होते हैं जो दीवारों पर बनाए गए चित्र होते हैं, उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। अब ये वैसे भित्ति चित्रण में टेक्निक किस तरह की रही, मतलब पाठ का अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि टेक्निक कैसी कैसी रही। टेक्निकों में वैसे देखा जाए तो 2 प्रकार की टेक्निक ज़्यादा प्रचलित में रही थी, एक आला गीला रही थी और एक सूखी टेक्निक रही थी। अब सूखी टेक्निक में तो दीवार पर सूखी पर बनाया जाता है, चित्रांकन कार्य किया जाता है और प्राकृतिक व खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है। और एक आला गीला टेक्निक होती है जिसको जयपुरी फ्रेस्को भी कहा जाता है, इटालियन फ्रेस्को भी कहा जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, पहले दीवार को चित्रण हेतु तैयार किया जाता है। और जब चित्रण हेतु तैयार करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, दीवार पर प्लास्टर किया जाता है। और वो प्लास्टर को जब तक चित्र पूरा नहीं होता तब तक उसे गीला रखा जाता है। और सबसे पहले जैसे उसको प्लास्टर को तैयार किया जाएगा, तैयार 1 इंच से 3/4 इंच से 1 इंच की मोटाई में तैयार किया जाएगा प्लास्टर। फिर उसके बाद अंडे की परत के समान उसके ऊपर सफ़ेद सीमेंट का पाउडर लगाया जाएगा या चौक मिट्टी लगाई जाएगी। फिर उसके ऊपर चित्र छापा जाएगा। चित्र छापने के बाद उसके ऊपर रंग किया जाएगा। और रंग करने में क्या किया जाएगा कि प्राकृतिक व खनिज रंगों का प्रयोग किया जाएगा। उन वह प्राकृतिक व खनिज रंगों का जब प्रयोग करेंगे तो करने के बाद गोलाई, गहराई, छाया प्रकाश आदि को दर्शाया जाएगा। फिर उसकी घुटाई की जाती है। घुटाई करने के लिए मोरा कसी या अकीक नाम के पत्थर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की आला गीला टेक्निक विकसित थी। तो कुछ और भी आगे विकसित हुई, जैसे मणिकुट्टिम चित्रण विधि। मणिकुट्टिम में क्या होता है कि इसमें दीवार को पहले दीवार को तैयार किया जाता है, दीवार पर फिर प्लास्टर किया जाता है और प्लास्टर पर करने के बाद रेखांकन किया जाता है और रेखांकन करने के बाद उस पर रंगीन कांच के टुकड़े चिपकाकर आकृति को उभारा जाता है। इस प्रकार रंगीन कांच के टुकड़े चिपकाकर जो आकृतियों को उभारा जाता है और चित्रण किया जाता है उसे मणिकुट्टिम चित्र या पच्चीकारी वाले चित्र कहा जाता है। उसके और भी एक विकसित शैली हुई थी जिसको वो कहते हैं एनकास्टिक विधि। एनकास्टिक विधि में क्या किया जाता है, दीवार पर प्लास्टर लगाने के बाद उस पर अपना मोम का लेप किया जाता है और मोम का लेप करने के बाद उसे प्राकृतिक व खनिज रंगों के द्वारा पूर्ण किया जाता है। और पूर्ण करने के बाद उसे पीछे की तरफ से गर्मी पहुंचाई जाती है, जिसके आधार पर वो रंग चित्र के अंदर गहराई तक, दीवार में गहराई तक पहुँच जाता है। इस प्रकार के चित्र को एनकास्टिक विधि के चित्र कहते हैं। तो आपको समझ बैठी होगी इसमें 3-4 तरीके से मतलब चित्रण करने के तरीके रहे। लेकिन जिनमें जो स्थायी चित्र हैं या स्थायित्व धारण करने वाली टेक्निक है, उन टेक्निकों में आला गीला टेक्निक और मणिकुट्टिम टेक्निक सर्वाधिक प्रसिद्ध है।
ठीक है। तो ऐसे परवर्ती भित्ति चित्रणों के विषय में अपन पढ़ते हैं। भित्ति चित्रों के विषय में मैंने आपको बताया कि चित्रण की दृष्टि से, चित्रकला की भित्ति चित्रों की दृष्टि से अजंता गुफा अपने भारतीय कला का खजाना कहा जा सकता है, जो देश विदेश तक के कला मर्मज्ञों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है, जहाँ भित्ति चित्रों का विशेष भंडार है। अजंता के बाद भी भित्ति चित्रकला के बहुत कम पुरास्थल बचे हैं। अजंता के बाद बहुत कम है। मैंने आपको बताया अजंता महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले से 70-72 मील की दूरी पर अजिष्ठा नामक एक गांव है। उस अजिष्ठा नामक गांव के पास सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला है और उस सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला में बाघोरा एक नदी बहती है। उस बाघोरा नदी के तट पर इसको पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। ये गुफाएं मतलब 30 थी, लेकिन वर्तमान में अपनी नई किताबों में पढ़ा जाए तो 26 रह गई। हो सकता है वो मार्ग अवरुद्ध हो गया या वो गिर गई। और चित्र देखने के लिए 6 गुफा शेष थी, 1, 2, 9, 10 और 16, 17 की गुफा प्रमुख थी, जहाँ पर भित्ति चित्रों का विशेष भंडार है। तो ये भित्ति चित्रण की दृष्टि से विशेष प्रसिद्ध है। जो भित्ति चित्रण तैयार किया गया, यहाँ चित्र बनाया गया, उन चित्र बनाने के लिए भी एक टेक्निक विशेष थी अजंता में। अजंता में वही आला गिला टेक्निक थी। आला गिला टेक्निक में क्या किया, चट्टान को पहले खुरदरा किया गया था और खुरदरा करने के बाद क्या किया, उसके ऊपर गोबर, धान की भूसी, उड़द की दाल का पानी, चिकनी मिट्टी, बजरी मिट्टी, गोंद, सरेस, अंडे की जर्दी आदि को लेकर उस पर लेप एक विशेष प्रकार का घोल तैयार करके उसके ऊपर चढ़ाया गया और चढ़ाने के बाद प्राकृतिक व खनिज रंगों के द्वारा उन रंगों को रंगा गया और रंग करने के बाद में उसकी घिसाई या ऑप किया गया या उनको घिसा गया, गुटाई की गई, जिसके कारण वो हजारों साल तक आदमियों से दूर रही और दूर रहने के बावजूद भी वो सुरक्षित रही हैं। इस प्रकार के चित्रों की दृष्टि से अजंता गुफा चित्र अपने भारतीय कला जगत में खजाने के रूप में माने जाते हैं। तो उनका अपन अजंता गुफाओं को भित्ति चित्रण का प्रमुख उदाहरणों में गिने जा सकते हैं, प्रमुख रूप से पढ़ सकते हैं, जो चित्रकला की परंपरा के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, अर्थात ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अपन भित्ति चित्रण का अगर आज अध्ययन करना चाहें तो अध्ययन की दृष्टि से यदि हम परंपरा को समझें या हम पुरानी कला को समझें तो समझने की दृष्टि से यदि उनको देखा जाए तो देखने की दृष्टि से अजंता गुफा चित्र सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्रतिमाएं अत्यधिक प्लास्टर और रंग रोगन की हुई थी, अर्थात प्लास्टर का मतलब होता है उनके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती थी, उन परत को दीवार को तैयार किया गया। दीवार को तैयार करने के तरीके से मैंने बताया आपको, क्या बताया तरीके में, मैंने आपको बताया पहले चट्टान को खुरदरी की जाती थी और खुरदरी करने के बाद क्या करते थे कि उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का घोल तैयार करके लगाया जाता था। उस घोल में उस समय आज की तरह सीमेंट वगैरह का तो था नहीं, उस समय तो क्या है मनुष्य के पास इतनी सुख सुविधाएं थी, इसलिए वो क्या करता था, गोबर, धान की भूसी का तात्पर्य है तूड़ा, जिसको तूड़ा कहते हैं अपन, भूसा, उस भूसे को उड़द की दाल के पानी, चिकनी मिट्टी, बजरी, गोंद, सरेस, अंडे की जर्दी, इन सबको मिलाकर एक लीपना कहते थे अपने गाँव में। उस लीपने को तैयार करते थे और लीपने को तैयार करने के बाद 3/4 से 1 इंच की मोटाई पर उस चट्टान पर चढ़ा देते थे और चट्टान पर लीप देते थे। जब वो प्लेन सरफेस हो जाता तो उस सरफेस के ऊपर क्या करते, फिर चित्रण करते थे और चित्रण करने के बाद फिर उसके ऊपर प्राकृतिक व खनिज रंगों के द्वारा रंगांकन किया जाता था। इस प्रकार चित्रण विधि अजंता गुफा चित्रों की रही है। तो इस तरह की गुफाएं खोदने की परंपरा भी अनेक ऐसे स्थानों पर चलती रही है जहाँ मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का संगम रहा है, अर्थात दोनों ही एक साथ बनाई गई थी। मूर्तिकला और चित्रकला का मतलब क्या है, वैसे एक साथ ही विकास हुआ है और ये धार्मिकता के कारण विकास हुआ है, धार्मिकता से जुड़ी होती हैं, एक साथ उपयोग होता रहा। बादामी गुफा, अब जैसे अजंता का है उसी प्रकार क्या है, बादामी गुफाओं का भी चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। बादामी गुफाएं मतलब वाकाटक वंश के राजाओं के साथ साथ इनको भी निर्माण करवाया गया, जो भित्ति चित्रों के आधार पर ही प्रसिद्ध है। एक ऐसा स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित बादामी है। यह चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी, जिन्होंने 543 ईस्वी से 598 ईस्वी तक शासन किया था। वाकाटक शासन के पतन के बाद चालुक्यों ने, मतलब वाकाटक वंश तो आपने पढ़ाई था, किसके हैं वाकाटक वंश, ऐसे पूर्व वाला जो अध्याय पढ़ाया था आपको, कौन सा, चौथा नंबर का, उस चौथे नंबर के अध्याय में आपको बताया था कि अजंता गुफाओं को निर्माण करवाने वाले कौन थे, वाकाटक वंश के। तो वाकाटक वंश के बाद जो आने वाला वंश है वो कौन सा है, चालुक्य। तो ये दक्षिण भारत में अपनी
सत्ता स्थापित की और चालुक्य नरेश मंगलेश ने बादामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। अर्थात किसने बनवाई बादामी गुफाएं? मंगलेश ने। और कौन सा ये चालुक्य वंशीय राजा है जिसके द्वारा बनवाया गया। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कीर्ति वर्मन प्रथम का भाई था। गुफा संख्या 4 शिलालेख में 578 से 579 ईस्वी का उल्लेख है। अर्थात ये उस समय का उल्लेख है कि भाई इस समय की ये बनाई गई गुफाएं हैं। कौन सी गुफा में? गुफा संख्या 4 में ऐसा शिलालेख मिला है। शिलालेख का तात्पर्य शिला पे लिखा हुआ लेख मिला है। और यह भी बताया गया है कि गुफा बहुत सुंदर बनी थी और विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की गई थी, इसलिए इसे विष्णु मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कौन सी प्रतिमा को समर्पित की गई है? इसको विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की गई है, इसलिए इसे विष्णु गुफा भी कहते हैं। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गुफा किसी युग में खोदी गई थी और इसका संरक्षण राजा मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वैष्णव धर्म वही होता है व्यक्ति जो भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानता है, उसने वैष्णव धर्मी कहते हैं उसे। तो ये गुफा को मतलब बार बार इसमें आ रहा है किस तरह से कि खुदाई करवाई गई थी, अगर इसका मतलब है काटी गई थी, बनाई गई थी। अतः आमतौर पर इस गुफा को विष्णु गुफा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तो अपनी परंपरा ही है। ये अपन नाम से इसी आधार पर जानते हैं कि जैसे जिस गांव की जो विशेषता होती है उस विशेषता के आधार पर उस गांव की पहचान बन जाती है। इसी प्रकार इसमें कौन से किस देवता का, आराध्य देव का मूर्ति शिल्प या चित्र है? विष्णु का, इसलिए इसे कौन सी गुफा कहेंगे? विष्णु गुफा कहेंगे। इसमें सामने के मंडप की मेहराबदार होता है गोलाई युक्त। मेहराब क्या होता है? गोलाई युक्त। तो गोलाई युक्त छत पर चित्रकारी का सिर्फ एक ही अंश बचा है, अर्थात एक ही चित्र बचा है। इस गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं। राजमहल से तात्पर्य है राजभवन के, राजकक्ष के, या कह सकते हैं राज दरबार के। इसमें एक ऐसा दृश्य चित्रित किया गया है जिसमें कीर्तिवर्मन जो पुलकेशिन प्रथम का पुत्र और मंगलेश का बड़ा भाई था, अपनी पत्नी और सामंतों के साथ नृत्य का आनंद लेते हुए दर्शाया गया है। एक ही चित्र है, इस चित्र में नृत्य का आनंद लेते हुए मंगलेश को दर्शाया गया है। दृश्य फलक के कोने की ओर इंद्र और उसके परिकरों की आकृतियां हैं। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो यह चित्र दक्षिण भारत में अजंता से लेकर बादामी तक की भित्ति चित्रण परंपरा का विस्तार है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, भित्ति चित्र किसे कहते हैं? दीवारों पर बनाए गए चित्रों को क्या कहेंगे? भित्ति चित्र कहेंगे। और भित्ति चित्रण की दृष्टि से यदि अपन स्वर्ण काल कह सकते हैं या खजाना कह सकते हैं तो कौन सी जगह को कहेंगे? अजंता गुफा चित्रों कहेंगे। और अजंता के बाद आने वाली जो कौन सी गुफाएं हैं? बादामी गुफाएं हैं, बाघ गुफाएं हैं, ये भी भित्ति चित्रण की दृष्टि से प्रमुख हैं। इसकी लयबद्ध रेखाएं, धारा प्रवाह रूप और सुसंगत चुस्त संयोजन मैंने आपको बता रखा है। व्यवस्था, चित्र तत्वों को, व्यवस्था को क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। कला की कुशलता का तात्पर्य है चतुराई। परिपक्वता के सुंदर उदाहरण हैं जो ईसा की 6ठी शताब्दी के कलाकारों में पाई जाती थी। 6ठी शताब्दी में मतलब स्थापत्य कला को या भवन निर्माण की कला को और भित्ति चित्रण परंपरा को विशेष महत्व दिया गया था। राजा और रानी के रमणीय एवं लावण्य में मुखमंडल हमें अजंता के चित्रण शैली की याद दिलाते हैं। अर्थात अजंता के जैसे ही इनके मुखमंडल बनाए गए, इसलिए अजंता की याद इन चित्रों को देखकर आती है। उनकी आंखों के गर्ती का सॉकेट, जिनको कहते हैं ना, ये आंखों की बनावट है जहाँ पर, उसको हमें अजंता के चित्रण जैसी की याद दिलाती है। निकले हुए दिखाए गए यह धातु तो है, अर्थात ध्यान मुद्रा में है कि चेहरे के अलग अलग हिस्सों की बाहरी रेखाएं सुस्पष्ट हैं और संपूर्ण चेहरे को सुंदरता प्रदान करती है। इस प्रकार कलाकारों ने साधारण रेखाओं के जरिए संपूर्ण आकृति को भव्य बना दिया है। भव्य का तात्पर्य सुंदर बना दिया गया है। तो ये क्या? चालुक्य वंशी है, मतलब वाकाटक वंश के बाद चालुक्य वंशियों के द्वारा बनाए गए थे। पल्लव और पांड्य और चोल राजाओं के शासनकाल में भित्ति चित्र, अर्थात इन राजाओं के समाप्ति के बाद पल्लव शासक जैसे महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन, ये दोनों शासन राजा है ना, वो पल्लव शासक थे। और इन दोनों महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन जो दोनों राजा हैं, उन राजाओं के द्वारा बनवाए गए जो मंदिर थे, उन मंदिरों में अपन कौन से मंदिरों को पढ़ेंगे? महाबलीपुरम के मंदिरों को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, जो महामल्लम के नाम से जाने जाता है। कर्नाटक में कांचीपुरम शहर के निकट समुद्र तट पर बने हुए मंदिर हैं जो ग्रेनाइट पाषाण के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। वैसे ये संख्या में 7 हैं, जिनके संख्या में 7 होने के कारण और आकार में रथों जैसे होने के कारण इन्हें सप्त रथ मंदिरों के नाम से जानते हैं। तो इनके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अपन। उत्तर चित्रकला की परंपरा पूर्ववर्ती
शताब्दियों में पल्लव, पांड्य, चोल वंशीय राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में आगे तमिलनाडु तक फैल चुकी थी। अर्थात ये जो मूर्तिकला की परंपरा है या भित्ति चित्रण की परंपरा है, तमिलनाडु तक उस समय फैल चुकी थी। अलबत्ता उसमें क्षेत्रीय अंतर अवश्य पाए जाते हैं, मतलब क्षेत्र के अंतर ही पाए जाते हैं। मैंने आपको जैसे राजस्थानी शैली में बताया होगा कभी कि राजस्थानी शैली में क्षेत्रगत आधार पर शैली का विभाजन हो गया, जैसे मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो क्षेत्रगत आधार पर ये क्या है, कला में परिवर्तन आता है या कला में प्रभाव आता है, तो क्षेत्रीय प्रभाव जरूर दिखाई देते हैं। पल्लव राजा जो दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में राज सत्ता में आए थे, बड़े कला प्रेमी और कलाओं के संरक्षक थे। महेंद्र वर्मन, मैंने आपको बताया था पल्लव शासकों में 2 शासक हैं, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन, जिसने 7वीं शताब्दी में राज किया था। उसने पन्नामलई, मंडगपट्टू और कांचीपुरम यानी कांचीपुरम तमिलनाडु में मंदिरों का निर्माण करवाया था। मंडगपट्टू के शिलालेखों में कहा गया है कि महेंद्र वर्मन प्रथम अनेक उपाधियों से विभूषित थे, जैसे विचित्र चित्त यानी जिज्ञासा मन वाला, चित्रकार प्रति अर्थात चित्रकर्म को जानने वाला, प्रथम कला संबंधी गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी रखता था। इन मंदिरों में, देवालयों में ऐसे चित्र पाए गए हैं। जाने वाले चित्र भी महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रेरणा से ही बनाए गए थे, हालांकि अब उन चित्रों के कुछ अंश ही बचे हैं। पन्नामलई में देवी की आकृति लालित्य युक्त बनाई गई है या लालित्य पूर्ण बनाई गई है। कांचीपुरम मंदिर के चित्र तत्कालीन पल्लव नरेश राज सिंह के संरक्षण में बने थे। अब तो उन चित्रों के कुछ अंश ही उपलब्ध हैं, जिनमें सोमस्कंद को चित्रित किया गया है। इन चित्रों के चेहरे गोल और बड़े हैं, रेखाओं में लयात्मकता या लयबद्धता पाई जाती है। पूर्ववर्ती काल के चित्रों की तुलना में इन चित्रों में अलंकरण की मात्रा अधिक है। धड़ का चित्रण पहले जैसा ही है, धड़ यानी शरीर का चित्रण पहले जैसा ही है, मगर अब उसे लंबा बना दिया गया है। जब पांड्य सत्ता में आए तो उन्होंने भी कला को संरक्षण प्रदान किया, अर्थात पल्लव शासकों के बाद कौन से शासक आते हैं, पांड्य, उन्होंने भी कला को संरक्षण दिया। और तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सित्तनवासल पद्दुकोट्टाई तमिलनाडु की जो गुफाएं हैं स्थित जैन गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण है। तिरुमलईपुरम के चित्रों में कुछ टूटी हुई परतें देखी जा सकती हैं। सित्तनवासल में चैत्य के बरामदे में भीतरी छत पर और ब्रैकेट पर चित्र दिखाए गए हैं। मैंने आपको बताया चैत्य गुफा किसे कहते हैं, जिनमें भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की जाती थी, उन्हें चैत्य कहा गया था। बरामदे के खंभों पर नाचती हुई स्वर्गीय परियों की आकृतियों को देखी जा सकती हैं। इन आकृतियों की बाहरी रेखाएं दृढ़ता के साथ खींची गई हैं और हल्की पृष्ठभूमि पर सिंदूरी लाल रंग से चित्रित की गई हैं। शरीर का रंग पीला है, अंगों में लचक दिखाई देती है, नर्तकियों के चेहरों पर भावों की झलक है, अनेक गतिमान अंगों प्रत्यंगों में लयबद्धता है। ये सभी विशेषताएं कलाकार की सृजनात्मक कल्पना शक्ति और कुशलता का द्योतक हैं, अर्थात कलाकार की कुशलता या उसकी इंटेलिजेंसी कह सकते हैं, चतुराई का परिचायक है। इन आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कहीं कहीं चेहरे से बाहर निकली हुई भी दिखाई देती हैं। आंखों की यह विशेषता दक्कन और दक्षिणी भारत में परवर्ती काल के अनेक चित्रों में भी देखने को मिलती है। ये जैसे अजंता की जैसी है। देवालय बनाने और उन्हें उत्कीर्णित आकृतियों तथा चित्रों से सजाने संवारने की परंपरा चोल नरेशों के शासनकाल में भी जारी रही, जिन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस प्रदेश पर शासन किया। लेकिन 11वीं शताब्दी में जब चोल राजा अपनी शक्ति के चरम शिखर पर पहुँचे तो चोल कला और स्थापत्य कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने प्रकट होने लगे। तमिलनाडु में तंजावुर और गेंगो कोंडुचौलुकपुरम और दारासुरम के मंदिर क्रमशः राज चोल, उसके पुत्र राजेंद्र चोल और राज चोल द्वितीय के शासनकाल में बने थे। वैसे तो नर्तन मलई में चोल काल के चित्र देखने को मिलते हैं, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र वृद्धेश्वर मंदिर और तंजावुर में पाए जाते हैं। ये चित्र देवालय के संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों पर चित्रित किए गए हैं। संकीर्ण का मतलब है छोटी, परिक्रमा पथ, परिक्रमा का मतलब चारों तरफ परिक्रमा जो बनाई जाती है मंदिर को, मुख्य मंदिर को छोड़कर उस पर बनाए गए हैं। इन्हें खोजने पर पाया गया कि वहाँ चित्रकारी की 2 परतें थी, मतलब पहले बनाई गई और ऊपर से बनाई गई। ऊपरी परत 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के काल में चित्रित की गई। जब इन चित्रों की सतह को साफ किया गया तो चोलकालीन
महान परंपरा के नमूने सामने आए, अर्थात इससे पहले चौल काल के लोगों ने बना दिए थे। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों और रूपों जैसे कैलाशवासी शिव, त्रिपुरांतक शिव, नटराज शिव को साथ ही संरक्षक राजा राज चौल और परामर्शदाता कुरुवर तथा नृत्यांगनाओं आदि के चित्रों से भी दर्शाया गया था या सुसज्जित किया गया था। इसके बाद अपन जो आने वाला मंदिर है उस मंदिर के विषय में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो है विजयनगर के भित्ति चित्र। तो भित्ति चित्रों के विषय में पढ़ रहे हैं अपन, परवर्ती भित्ति चित्रण परंपरा, चित्रण की परंपरा पढ़ रहे हैं, भित्ति चित्रण परंपरा में किस तरह से परिवर्तन होते रहे उनके विषय में पढ़ते हैं। मैंने आपको चित्रण विषय में बताया था, चित्रण विधियों में 3-4 तरीके की विधियां प्रचलित रही थी। एक तो सूखी, आला गीला, और वो मणिकुट्टिम जिसको पच्चीकारी के नाम से जानते हैं, और एनकास्टिक। इस तरह की विधियों के चित्र अपने यहाँ अजंता, बाग बादामी गुफा मंदिरों में देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, तो विजयनगर के भित्ति चित्रों को अगले वीडियो में पढ़ते हैं।